उधर मुंबई में सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम पर जाने को हुए, तभी उन्हें अंदर आते हुए दो मेहमान दिखे। कुछ लोगों ने उन्हें पहचाना तो कुछ के लिए वो चेहरे अनजान थे। जिनके लिए वो चेहरे अनजान थे वे थे विवान, झरना, झील, रचित और ऋचा। बाकी सब ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था कि वो लोग कौन हैं। शिव ने धीमे स्वर में शिवा के कान में कहा, बहुत जीली तूने यश की जिंदगी। तेरी जिंदगी की आंधी तूफान दोनों तेरे सामने खड़ी हैं। अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा तू इन दोनों से बचकर। ये बोलते हुए शिव मुस्कुराने लगा। शिवा ने शिव को घूर कर देखा पर कुछ बोल ना सका। उसने सामने खड़ी पायल और पीहू को देखा। उसकी जिंदगी की दो सबसे बड़ी गलतियां उसके सामने खड़ी थी। एक उसकी बीवी और दूसरी उसकी बेटी, जो चलती फिरती कटार है, जो अपनी जुबान से ही अच्छे अच्छों को सबक सिखा देती है। अरे पायल, पीहू, तुम दोनों आने वाले हो, बताया क्यों नहीं? स्वाति ने उनके पास जाते हुए कहा। पायल ने शिवा को घूरते हुए कहा, स्वाति, अगर मैं बताकर आती तो क्या ये मुझे आने देते? पायल उससे आगे कुछ बोलती तभी शिवा उठकर उसके पास आया और पायल को लेकर एक रूम में चला गया। तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? शिवा की बात पर पायल ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों बताती तुम्हें? क्या तुम मुझे आने देते? फिर वो थोड़ा रुककर आगे बोली, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूं। अब तुम संभालोगे अपनी लड़ाकू बेटी को। मैं जा रही हूं अपने मायके, पायल ने कहा और सूटकेस लेकर रूम से निकल गई। शिवा ने जाती हुई पायल को एक नजर देखकर कहा, चलो एक बला तो टली। पायल के जाते ही पीहू रूम में आई और उसने गुस्सा करते हुए कहा, डैड, आपने फिर मॉम से लड़ाई की? अभी उन्हें आए हुए कुछ मिनट भी नहीं हुए और वो चली गई। शिवा ने प्यार से कहा, बेटा, मैं तेरी माँ से नहीं लड़ता, वो ही मुझसे लड़ती है। उसकी बात पर पीहू ने दोनों हाथ बांधकर मुंह बनाते हुए कहा, आई कांट बिलीव डैड कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है। या राइट, आई कांट ऑल्सो, शिवा ने कहा और रूम से निकल गया। ये देखकर पीहू ने खुद से कहा, पता नहीं मुझे ही ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले जो आपस में इतना लड़ते हैं। इधर झरना गुनगुनाते हुए जा रही थी। उसका ध्यान उसके फोन में था। वो सामने से आ रही स्वाति से फिर से टकरा गई। स्वाति राहुल से कॉल पर बातें कर रही थी। टकराते ही उसका फोन नीचे गिर गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। झरना ने स्वाति को एक नजर देखा और डरते हुए फोन उठाकर उसे दे दिया। वो स्वाति से बचते हुए जाने लगी, तभी स्वाति ने आवाज देकर उसे रोक लिया। स्वाति ने उसके पास जाकर उसे देखा। झरना उससे नजरें चुरा रही थी और उससे डर भी रही थी। तभी स्वाति ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? झरना जल्दी से बोली, नहीं आंटी, हम आपसे क्यों नाराज होंगे? स्वाति ने कहा, हो भी सकती हो। उस दिन मैंने तुम्हारी कही बात सबके सामने रखी थी। उस बात को लेकर तुम मुझसे नाराज हो सकती हो। झरना उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पर हम नहीं है तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? स्वाति के सवाल का झरना के पास कोई जवाब नहीं था। उसे चुप देकर स्वाति ने फिर से कहा, अगर तुम विहान से प्यार करती हो तो डरती क्यों हो? अपने प्यार को सबके सामने खुलकर एक्सेप्ट करो, जैसे उस दिन मेरे सामने किया था। ये सुन झरना बोली, क्या आप लवर्स को सपोर्ट करती हैं? इस बात पर स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, जब मैंने खुद लव मैरिज की है तो मुझे लवर्स से क्या प्रॉब्लम होगी? झरना ने चौंकते हुए पूछा, क्या सच में आपने लव मैरिज की है? हाँ, मेरे ही नहीं, इस घर के हर मेंबर की लव मैरिज हुई है। हाँ, बट तुम्हारे इन लॉज की बात अलग है, उनकी लव मैरिज नहीं थी। ये बोलते हुए स्वाति ने झरना को कियान और सुहानी की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर झरना ने खुश होते हुए कहा, वाह क्या बात है, क्या लव स्टोरी थी ससुर जी और सासू माँ की। पहले नफरत, फिर शादी और उसके बाद प्यार और फिर बेशुमार प्यार। स्वाति उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी झरना ने जिद करते हुए कहा, आप अपने बारे में बताइए ना, हमें आपके बारे में भी जानना है। अच्छा ठीक है, बताती हूँ, स्वाति ने कहा और दोनों अंदर जाने लगे। झील और ऋचा दोनों उसी तरफ आ रही थी। उन्हें रूम में जाते देखकर वो दोनों भी उसी रूम में चली गई और उन्हें ज्वाइन कर लिया। उधर राहुल और अर्पित गुरु को उसी जगह पर ले आए जहाँ कियान था। गुरु एक रूम में था जहाँ हल्की रोशनी थी। उसने राहुल और अर्पित दोनों से कहा, तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। गुरु ने सामने देखा। एक शख्स अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ रहा था। गुरु की आंखें उस शख्स को देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे की वजह से वो शख्स का चेहरा नहीं देख पा रहा था। जब वो शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो कमरे में रोशनी हुई। रोशनी में जैसे ही गुरु ने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने 2-3 बार दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसला, पर उसकी आंखों के सामने का नजारा नहीं बदला। जब जब रुद्राक्ष कियान के जिंदा होने की बात करता था,
तो सब उसे एक पल के लिए पागल समझते थे। उस बॉम्ब ब्लास्ट में सब मारे गए थे, फिर कियान कैसे जिंदा बच सकता था? पर अभी कियान को अपनी आंखों के सामने देखकर गुरु को भरोसा हो गया कि रुद्राक्ष का शक सही था। वो पागल नहीं था। उसे अंदाजा लग गया था कि कियान उस ब्लास्ट में बच गया था। कियान को अपने सामने खड़े देखकर गुरु ने टूटे फूटे शब्दों में उसका नाम लेते हुए कहा, कियान, तुम जिंदा हो? पर ये कैसे हो सकता है? कियान ने उसकी बात को इग्नोर करके कहा, रेहान कहाँ है? उसका लहजा ठंडा था, पर उसके अंदर के खौफ को गुरु महसूस कर पा रहा था। कियान से झूठ बोलने की हिम्मत गुरु में नहीं थी। वो जानता था कि कियान उससे सच निकलवा कर ही रहेगा। इसीलिए गुरु ने बिना स्ट्रगल किए कियान के आगे सरेंडर कर दिया और कहा, रेहान को रुद्राक्ष ने एक आइलैंड पर रखा है। तभी कियान की तरफ से एक और सवाल आया, वो आइलैंड कहां पर है? गुरु ने कहा, तस्मानिया। उसकी आंखों में कियान का खौफ साफ साफ दिख रहा था। फिर गुरु ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पर रेहान को वहां से निकालना नामुमकिन है। वहां ऐसे फाइटर्स पहरा देते हैं जो अपनी कंट्री के चैंपियन रह चुके हैं। साथ ही रुद्राक्ष ने उन्हें मिलिट्री और कमांडो की ट्रेनिंग भी दी है, जिसकी वजह से उन सभी की नजरें बाज की तरह चौकन्नी है और शेर की तरह फुर्तीले हैं उनके शरीर। सब जानते थे कि तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका सीधा मतलब था कि कियान को एक बार फिर रावण की लंका में घुसकर किसी अपने को बचाना है, जिसके लिए कियान पूरी तरह तैयार था। पर गुरु की बात सुनकर एक पल के लिए अर्पित और राहुल सोच में पड़ गए थे। ये कैसे होगा? उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि वे उन फाइटर्स को हराएंगे कैसे जिनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड हुई है। राहुल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी कियान ने कहा, चॉपर तैयार करो, हम कल सुबह ही ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उन दोनों के पास हाँ में सिर हिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी दोनों ही हाँ में सिर हिलाकर तैयारी करने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में कियारा मल्होत्रा, जिसका रंग गोरा, आंखें काली और हाइट 5 फीट 4 इंच थी, उसकी उम्र 42 साल के आसपास थी। जब से उसे राधिका के अपने पति के साथ जाने की खबर मिली थी, वो परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी सोच में डूबी थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसका लविंग केयरिंग हस्बैंड खड़ा था, श्रवण मल्होत्रा, कियारा का पति। कियारा के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर श्रवण ने उसे पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस? कियारा ने उदास मन से कहा, आप हमें प्रिंसेस बुलाना बंद करिए। अब हम प्रिंसेस नहीं हैं, हम सिर्फ कियारा हैं, कियारा मल्होत्रा। श्रवण ने पीछे से कियारा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पर मेरे लिए तो तुम हमेशा ही प्रिंसेस रहोगी। उसकी बात पर कियारा के होंठों पर स्माइल आ गई थी। फिर श्रवण ने नजरें चारों ओर घुमाते हुए कहा, अच्छा, हमें हमारी लिटिल प्रिंसेस नहीं दिख रही हैं, कहाँ है वो? कियारा मुस्कुराते हुए बोली, आपकी प्रिंसेस कॉलेज गई हैं। श्रवण ने कियारा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी तुम्हारे ऊपर जाएगी और तुम्हारी तरह एक बिजनेस वुमेन बनकर मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, पर नहीं, उसने तो अपने लिए एक अलग ही फील्ड चूज करी है। बस एक बात समझ नहीं आई, अचानक ही उसने सर्जन बनने का क्यों सोचा? कियारा ने उसकी बाहों से आजाद होते हुए कहा, ये तो आप अपनी प्रिंसेस से ही पूछे और हमें फ्री करिए, हमें बहुत काम है। श्रवण ने कियारा को फिर से अपनी आगोश में लेते हुए कहा, अरे काम तो होते रहेंगे प्रिंसेस जी, पहले थोड़ा प्यार कर लें। कियारा उसे घूर कर देखने लगी तो श्रवण ने मुंह बना लिया। उसका लटका मुंह देखकर कियारा को हंसी आ गई और वो हंसने लगी। वहीं पेरिस के ही एक मेडिकल कॉलेज में, जहां आज यूथ डे सेलिब्रेट हो रहा था और कुछ इंडियन स्टूडेंट्स उसे अपने ही स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहे थे, हर किसी के होंठों पर एक ही नाम था, किया मल्होत्रा, श्रवण और कियारा की बेटी, जिसके अंदर आदतें तो अपनी माँ की हैं, पर उसके जैसी वो बिल्कुल नहीं दिखती। किया का गुस्सा और उसकी क्यूटनेस दोनों ही कमाल के हैं। जब वो गुस्से में होती है तो बिल्कुल डेविल लगती है और उसके आसपास के लोग उसे देखकर डर जाते हैं। पर जब वो नॉर्मल होती है तब एक प्यारी एंजल लगती है जिसे हर कोई अपना बनाना चाहता है। पर किया ने आज तक किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उसका एक ही गोल था, एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन बनना। किया की आंखें भूरी और रंग दूध जैसा सफेद था। नए नक्श ऐसे थे कि देखने वाला उससे अपनी नजरें हटाना ही भूल जाता था। उसका तराशा हुआ चेहरा किसी के भी दिल को उसके लिए धड़कने पर मजबूर कर देता था। सब किया को ढूंढ रहे थे, पर किया उस भीड़ में कहीं गुम थी। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांचक था। हर तरफ शोर और लाउड म्यूजिक बज रहा था। तभी किया भीड़ से निकल कर आई और अपने फ्रेंड्स के साथ उस म्यूजिक पर डांस करने लगी। सभी स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे उसका साथ दे रहे थे।
किया अपनी ही धुन में डांस कर रही थी, पर कोई था जो उस पर अपनी नजरें बाज की तरह गड़ाए हुए था। वो कॉलेज के गार्डन में डांस कर रही किया को टेलीस्कोप के जरिए देख रहा था। म्यूजिक की धुन पर किया सभी के साथ डांस करने में गुम थी। तभी एक लड़की ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। किया पीछे मुड़ी तो उस लड़की ने कहा, यार किया, तू यहाँ एंजॉय कर रही है और वहां तेरा आशिक सुसाइड कर रहा है। किया चौंक कर बोली, ये क्या बोले जा रही हो तुम? हमारा आशिक? ये कब पैदा हुआ? टीना बोली, अरे यार वही जो पिछले 6 महीने से तेरे पीछे पड़ा है, तेरे प्यार में पागल, तेरा आशिक राघव। किया ने गुस्से में अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए कहा, वो सन की आदमी फिर से आ गया, उसे तो आज हम छोड़ेंगे नहीं।